हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लिमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारी सेकंड यूनिट चल रही है। सेकंड यूनिट का पार्ट डी बताया था और आज जो हमारी सेकंड यूनिट है पूरी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, एक बात पूछना चाहती हूँ कि सभी लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा है कि मैडम तीसरी यूनिट नहीं करवाइए, इसके बाद या आप चौथी करवाइए या पाँचवीं करवाइए। तो वैसे तो मैं सीरियल से ही चलना चाहती हूँ, सीक्वेंस से ही चलना चाहती हूँ और मेरी सेकंड यूनिट आज समाप्त हो जाएगी। फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट हो गई है। ठीक है, मान के चलिए सेकंड यूनिट भी हो गई है। तो अब हमको वैसे सीरियल के हिसाब से यदि हम बात करेंगे तो हमको तीसरी यूनिट करनी है, लेकिन स्टूडेंट का कहना है कि मैडम तीसरी यूनिट नहीं करिए, या तो चौथी यूनिट करिए या पाँचवीं यूनिट करिए। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैं कौन सी यूनिट्स करवाऊँ। आप सभी का जितना वो होगा मैं उसी हिसाब से करवा दूँगी। ज़्यादा वोट जिसको मिलेंगे मैं उसी हिसाब से करवा दूँगी। मुझे तो करवाना है, मैं कुछ भी करवा दूँगी। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि मैं सीरियल से ही चलूँ, सीक्वेंस से ही चलूँ, लेकिन यदि आप लोगों की इच्छा है कि ठीक है, यदि आप लोगों की इच्छा है कि सेकंड यूनिट के बाद थर्ड यूनिट ना करवा के फोर्थ या 5 करवाऊँ तो मैं वो करवा दूँगी। देखिए, अब यदि कोई सोच रहा हो कि फर्स्ट यूनिट या सेकंड यूनिट या थर्ड यूनिट ये इम्पॉर्टेंट है, या 10 यूनिट या 9 यूनिट या 3 यूनिट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। ये सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब जो है पेपर सभी से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रत्येक यूनिट से। पहले ऐसा था कि किसी से ज़्यादा पूछ लिए जाते थे, किसी से कम, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक आध क्वेश्चन का हेर फेर पड़ सकता है, एक आध क्वेश्चन इधर उधर आपका हो सकता है, लेकिन 10-10 क्वेश्चन सभी यूनिट से आपके आएंगे। तो आपका जितना ही रिसर्च इम्पॉर्टेंट है उतना ही आपका समावेशी शिक्षा 10 यूनिट भी इम्पॉर्टेंट है, और जितना ही आपका फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट इम्पॉर्टेंट है उतना ही आपका थर्ड यूनिट भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि ये यूनिट या रिसर्च ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये चीज़ लेके सोच सकते हैं कि जो रिसर्च है आपका फर्स्ट एवं सेकंड दोनों पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो इस दृष्टि से आप कह सकते हैं कि भैया यदि हम इसको पढ़ लेंगे तो हमारा फर्स्ट यूनिट में भी कवर हो जाएगा और सेकंड यूनिट में भी कवर हो जाएगा। लेकिन बात बाकी यदि आप ये बोलें कि रिसर्च ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसर्च से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा नहीं है, सभी से 10-10 क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आज आपको सभी से पूछना चाह रही हूँ कि प्लीज़ आप हमको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अब इसके बाद आप कौन सी यूनिट्स पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कौन सी यूनिट पढ़ना चाहते हैं, जिससे हम आगे कल से उस यूनिट पे वीडियो बना सकें। ठीक है, तो सभी लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और हमने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था, बोला था कि आप सभी लोग NTA की वेबसाइट पर जाके वहाँ जो मॉक टेस्ट दिए हुए हैं वहाँ से भी आप लगा सकते हैं, और हमारे भी आप प्ले स्टोर से यदि निमिजी नेट प्रो आपने ऐप डाउनलोड किया है तो उसमें भी आपको मॉक टेस्ट हैं। यदि आपके पास नहीं भी हैं तो आपके पास सॉल्व पेपर होगा, अनसॉल्व पेपर होगा, उससे या तो जून का पेपर लगाइए या दिसंबर का लगाइए, आपको यही लगाने हैं। ठीक है, या तो जो अभी 3 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था आपका एजुकेशन का ये लगाना है, या आपका जून में हुआ था वो लगाना है। तो ये इस क्वेश्चन पेपर को लगाइए और उसका टारगेट बताइए कि आपका कितना आ रहा है। तो इसे मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों का टारगेट कितना आ रहा है, और ये भी प्लस साथ में ज़रूर बताइएगा कि आप ये एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या दे चुके हैं, या दे चुके हैं तो कितनी बार दे चुके हैं। ठीक है, इन चीज़ों की नॉलेज मैं चाहती हूँ आपसे। और एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे जो पार्थ एजुकेशन है वो बहुत अच्छा इस टाइम पे चल रहा है, बहुत अच्छा, उसका मैंने भी काफ़ी नाम सुना है, लेकिन वो पेड कोर्स वालों को ही मिलता है। काफ़ी उसकी वीडियो पब्लिक भी डले हुए हैं, मैंने भी देखे हैं, तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं वो सर। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ आप लोगों से कि वो पार्थ एजुकेशन किसने पेड ग्रुप में ज्वाइन किया है, कौन कौन है जो पेड ग्रुप ज्वाइन किए हैं पार्थ एजुकेशन का, और यदि किए हैं तो उसका मैं फीडबैक लेना चाहती हूँ कि मतलब क्या अच्छा है, सही पढ़ा रहे हैं, जितना पैसा ले रहे हैं उस हिसाब से वो दे रहे हैं आपको कंटेंट, उस हिसाब से वीडियोस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम पार्थ एजुकेशन कैसा है, तो मुझको नहीं पता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जिसने भी ज्वाइन किया हुआ है वो मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी पढ़ाई है वहाँ पे, क्या मैं आगे किसी स्टूडेंट को सजेस्ट वहाँ पे कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। वो भी एजुकेशन सब्जेक्ट से ही, आपके अदरवाइज सभी सब्जेक्ट से करवा रहे हैं वो, लेकिन हमको केवल एजुकेशन वालों से ही हम पूछ रहे हैं जो सब्जेक्ट जिनका एजुकेशन सब्जेक्ट हो और जो पार्थ एजुकेशन ज्वाइन किए हों या वहाँ से पढ़ रहे हों, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए,
हमको सफलता चाहिए होती है, वो हमको पेड कोर्स ज्वाइन करके मिले या फ्री में मिले। मेन हमारा मकसद होता है सफलता, क्योंकि यदि वो पैसा भी ले रहे हैं तो 5 से 10 हज़ार रुपये कुछ ज़्यादा नहीं होता है, या मैं यहाँ पे फ्री भी पढ़ा रही हूँ, तो यदि आपको सफलता नहीं मिलती है तो मेरा फ्री पढ़ाना बेकार है। यदि वो सब पैसा लेके पढ़ा रहे हैं और यदि वहाँ पर आपको सफलता मिल जाती है तो वो पैसा आपका ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो मैं ये किसी वो नहीं कर रही हूँ, मैं केवल पूछना चाह रही हूँ कि वहाँ पर क्या है। हमको UGC नेट क्वालिफाई चाहिए एंड JRF चाहिए। वो हमको कैसे मिलता, पैसे देकर मिलता है या फ्री में पढ़ने से मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारी सफलता निश्चित होती है, उसके पीछे हमने कितना संघर्ष किया है, कितनी मेहनत की है, ये कोई नहीं देखता है। बाद में हमारा रिजल्ट देखी जाती है, हमारी मार्कशीट देखी जाती है, ठीक है, जो कि हमने आपको बताया था। तो हमारा सेकंड यूनिट का ये ज़रूर बताइएगा आप। मैं सभी लोगों से पूछ रही हूँ जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, ठीक है। कोई शेयर नहीं करता है, मैं यहाँ पे बोलती नहीं हूँ तो कोई शेयर नहीं करता है और लाइक भी नहीं करता है वीडियो को, तो प्लीज़ आप ये सब करते रहिए। तो मैं आपके सामने डेली वीडियोस लेके आती रहूँगी। और आपकी कोई यदि प्रॉब्लम है, कोई भी कमेंट्स है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ठीक है। मैम गुड, ये सब तो ठीक है, नॉर्मल है। आप कमेंट्स में कुछ पूछा करिए, कोई चीज़ पूछा करिए, कमेंट्स में कोई जानकारी लीजिए करिए। मैम गुड, अच्छा, ये सब तो ठीक है, वो तो ठीक है, होता रहता है। अच्छा है या नहीं है, समझ में आ रहा है, आपकी ये चीज़ मैन होती है, ठीक है। तो आपका सेकंड यूनिट का हमारा पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C कंप्लीट हो चुका है आज हमारा, और पार्ट D के भी कुछ टॉपिक क्लियर हो गए हैं। कल हमने पढ़ा था राजनीति और शिक्षा के बीच संबंध, ठीक है। तो पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन के बीच आपका क्या संबंध है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था। शिक्षा की राजनीति संबंधित दृष्टिकोण, तो इसमें आपका था उदारवादी दृष्टिकोण था, रूढ़िवादी दृष्टिकोण था, समालोचनात्मक दृष्टिकोण था। तो ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है कि राजनीति को समझने के उपागम, ठीक है। क्या पढ़ना है हमको? राजनीति को समझने के उपागम, ठीक है। राजनीति को समझने के उपागम, ठीक है। तो इसमें हमको पढ़ना है आपके व्यवहारवाद, पढ़ना। इसके बाद आपको पढ़ना है प्रणाली विश्लेषण सिद्धांत, विश्लेषण सिद्धांत, तथा तर्कसंगत विकल्प का सिद्धांत, तर्कसंगत विकल्प का सिद्धांत, तर्कसंगत विकल्प का सिद्धांत, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको आज पढ़नी है, ठीक है। जो हमारी राजनीति को समझने के उपागम कौन कौन से हैं, पॉलिटिक्स को समझने के उपागम कौन कौन से हैं, व्यवहारवाद, ठीक है, प्रणाली विश्लेषण सिद्धांत, तर्कसंगत सिद्धांत, ये तीन आपको आज पढ़ने हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि शिक्षा की राजनीति संबंधित दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। तो आपके उदारवादी दृष्टिकोण है, ठीक है, रूढ़िवादी दृष्टिकोण एवं समालोचनात्मक। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, कल हमने इनको बारे में चर्चा की थी, और आज हमको ये पढ़ना है। तो ठीक है, प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने आज जो सवाल आप लोगों से पूछे हैं कि आपने नेट का एग्ज़ाम कितनी बार दिया है, ठीक है, यदि कितनी बार दिया है, और आप आपको जून के ही पेपर लगाने हैं और कोई पेपर नहीं लगाने हैं, क्योंकि हमको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। तो आपको या तो आपको दिसंबर जून का एग्ज़ाम जो पेपर मिल जाए, क्वेश्चन पेपर, या आपको जून का क्वेश्चन पेपर मिल जाए जो अभी 2019 में हुआ है, तो वो मिल जाए, तो उनको आप लगाइएगा। और उसका टारगेट ऑफिशियल आंसर की से मिलाने के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं वो हमको बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। और आपने कितनी बार एग्ज़ाम दे चुके हैं या पहली बार है तो ये बताना है। और पार्थ एजुकेशन किस किस ने ज्वाइन किया है और किया है, तो क्या वो आपको पूरा कंटेंट दे रहे हैं, जितना पैसा लिया है फीस के हिसाब से उतना सब कुछ दे रहे हैं। तो ये मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं, ठीक है, मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो मैं उनको यदि अच्छा है तो क्या मैं उनको सपोर्ट कर सकती हूँ कि हाँ आप ले लीजिए, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने तो ज्वाइन किया नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, कंटेंट भी दे रहे हैं, टेक्स्ट सीरीज भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं वहाँ पे, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं आपका शिक्षा के संबंध में राजनीतिक दृष्टिकोण।
ठीक है। तो अब हमको पढ़ना है राजनीति को समझने के उपागम। ठीक है, तो राजनीति को समझने के उपागम पहला है हमारा व्यवहारवाद। ठीक है, व्यवहारवाद क्या होता है? अभी तक आप लोगों ने व्यवहारवाद साइकोलॉजी में पढ़ा होगा। ये व्यवहारवाद वहीं से साइकोलॉजी से ही लिया गया है। व्यवहारवाद का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन, व्यवहार को जानना कि वो किस तरीके से व्यवहार कर रहा है। तो साइकोलॉजी में क्या परिवर्तन लाया? बिल्ली के भी परिवर्तन, बिल्ली के व्यवहार में परिवर्तन लाया उन्होंने। ठीक है, कबूतर के व्यवहार में परिवर्तन लाया, कुत्ते के व्यवहार में। तो उन्होंने कहा कि जो मनुष्य है उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। जब जानवरों के, पक्षियों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है तो मनुष्य के व्यवहार में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। तो यहाँ पे व्यवहारवाद से मतलब वही है कि जो व्यक्ति किस तरीके का व्यवहार कर रहा है और वो कोई भी व्यवहार क्यों करता है। ठीक है, कोई भी क्रिया करता है तो वो क्यों करता है। वो किसी भी क्रिया के लिए जब उसके मन में आंतरिक भावना होती है या तो तब करता है या उसका किसी भी चीज़ से संबंध होता है। ठीक है, वो बताया उसमें आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा। ठीक है, थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक के प्रति वो अनुक्रिया करता है। जब उसको, जैसे पावलोव का आपने पढ़ा। ठीक है, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, तो मतलब कोई भी चीज़ अनुबंध हो जाता है उसका। कुत्ते के मुँह से लार आने लगती है, क्यों आने लगती है? क्योंकि उसको रोटी का टुकड़ा दिखाई देता है पहले, लेकिन इसके बाद जब रोटी का टुकड़ा हटाने के बाद भी उसके मुँह से घंटी बजाने पर लार आ जाती है, क्योंकि उसको पता होता है कि घंटी बजने के बाद उसको रोटी का टुकड़ा दिया जाएगा। तो यही होता है कि व्यवहारवाद में हम कौन कौन सी क्रियाएं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमको व्यवहारवाद साइकोलॉजी से लेकर नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हमको व्यवहारवाद पढ़ना है हमारी राजनीति से लेकर। राजनीति, तो राजनीति से संबंधित जो हमारे व्यवहार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, राजनीति से संबंधित। तो यहाँ पे साइकोलॉजी में जो हमने व्यवहार पढ़ा था वो एक व्यक्ति का। ठीक है, यहाँ पे हमने जो पढ़ा था साइकोलॉजी में, एक व्यक्ति का होता है या एक पक्षी का होता है या एक कुत्ते का होता है, एक व्यक्ति का होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? सामूहिक व्यवहार। ठीक है, समूह व्यवहार की बात करते हैं हम। ठीक है, सामूहिक या समूह व्यवहार की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो व्यवहार होता है, जो यहाँ पे क्रियाकलाप होते हैं वो समूह के अंदर होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे राजनीति से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। ठीक है, राजनीति से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। यहाँ केवल हमको एक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन नहीं करना है। एक व्यक्ति के व्यवहार क्या करता है, वो घर में किस तरीके से रहता है, इससे मतलब हमको नहीं है। उसका समाज में कैसा व्यवहार है, उसका क्या दृष्टिकोण है, वो किस चीज़ों को महत्व दे रहा है, किन चीज़ों को महत्व नहीं दे रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे हमको समूह में उसके व्यवहार का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, कि मतलब कौन कौन से मानव के कार्य हैं, वो कौन कौन से समाज के अंदर अपने कार्य कर रहा है और कौन कौन सी चीज़ों को इम्पोर्टेंट दे रहा है। ठीक है, और उसकी आकांक्षाएं क्या हैं। ठीक है, उसकी आकांक्षाएं क्या है, वो किन चीज़ों को पाना चाहता है, किन चीज़ों को विकास करना चाहता है। राजनीति में क्या होता है? गवर्नमेंट होती है। ठीक है, वो हमारे देश का विकास चाहती है। अब यदि नरेंद्र मोदी जी हैं तो ये पॉलिटिक्स ही तो है। नरेंद्र मोदी जी हैं, ये सब कार्य कर रहे हैं, या आपका लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन में भी वो इतना काम कर रहे हैं, केवल लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने घर में रहिए। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोगों का भला चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामूहिक कार्य हैं। इसमें केवल वो अकेले नहीं कर रहे हैं, इसके साथ और एक व्यक्ति नहीं, उनके साथ समूह में कितने लोग हैं, कितने पुलिस के कर्मचारी हैं। ठीक है, कितने डॉक्टर्स लोग हैं, कितने नर्स लोग हैं। तो ये समूह के लोग मिलकर उनका इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वो सभी व्यक्तियों से उम्मीद कर रहे हैं। तो ये क्या आपकी राजनीति है। ठीक है, तो यही पॉलिटिक्स होती है कि जो यहाँ पे जो व्यवहार होता है, यहाँ पे व्यक्ति के व्यवहार का, आकांक्षाओं का, उसके रुख का, वो किस तरीके से व्यवहार कर रहा है। रुख का मतलब वही तो होता है व्यवहार, और किस तरीके की उसकी समस्याएं हैं, वो समूह में किस तरीके का व्यवहार कर रहा है। यहाँ पे जो व्यवहार वो समूह में किया जाता है। ठीक है, सामूहिक व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं, किसी एक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन नहीं करते। तो यहाँ पे हम तो दो डेफिनेशन आपकी लिखते हैं, जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो व्यवहारवाद में मुख्य रूप से आपके एक तो थे हर्बर्ट ईस्टन। ठीक है, हर्बर्ट ईस्टन, और दूसरे थे आपके चार्ल्स मरियम। इनका जो मुख्य रूप से जो व्यवहारवाद के विकास में मुख्य नाम मिलता है। तो ये नाम आप याद कर लेना। एक तो थे आपके हर्बर्ट ईस्टन और दूसरे थे आपके चार्ल्स मरियम। तो इनका जो मुख्य रूप से व्यवहारवाद के विकास में मुख्य योगदान इन्होंने दिया है अपना। ठीक है, तो इनके ये नाम याद रख लेना। इसके बाद आपकी दो डेफिनेशन बताते हैं हम हीज लाउ के अनुसार। हीज यूलाउ, ठीक है, हीज यूलाउ के अनुसार। ये आपके वैज्ञानिक हैं। ठीक है, ये फिलोसफर्स हैं। इन्होंने इसमें कहा था कि राजनीतिक व्यवहार
क्या है, इस डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का संबंध राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का संबंध राजनीतिक संदर्भ में राजनीतिक संदर्भ में राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का संबंध राजनीतिक संदर्भ में मानव कार्यों के रुख संदर्भ में मानव के कार्यों रुख, ठीक है, रुख, वरीयताओं, साफ दिख रहा है आप लोगों को, मार्कर मेरा सही नहीं काम कर रहा है, वरीयताओं एवं आकांक्षाओं से है। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन दी थी हीज यूलाउ ने। ठीक है, हीज यूलाउ ने कहा था कि जो राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का संबंध है, जो हम राजनीतिक व्यवहार, ठीक है, एक व्यवहार वो होता है कि जो हम अपने घरों में करते हैं, वो हमारा क्या घरेलू व्यवहार होता है। ठीक है, व्यवहार अलग अलग होते हैं, जैसे जो हम व्यवहार घरों में करते हैं वो व्यवहार हमारा अलग होता है, जो माता पिता के साथ व्यवहार होता है वो अलग होता है। ठीक है, घरों में यदि हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल का व्यवहार हमारा अलग होता है, स्टूडेंट के साथ, टीचर के साथ अलग व्यवहार होता है। भाषा में भी परिवर्तन होता है, घरों में हम कोई दूसरी भाषा बोलते हैं और स्कूल में जाते हैं तो जो भाषा होती है हमारी सभ्य होती है। ठीक है, तो हमारे व्यवहार में यहाँ परिवर्तन आ गया ना। इसके बाद समाज में हमारा व्यवहार दूसरा होता है। तो यहाँ पे हमको जो व्यवहार से पढ़ना है, यहाँ पे राजनीति से रिलेटेड पढ़ना है कि राजनीति से रिलेटेड हमारा व्यवहार कैसा होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या विकास करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का संबंध राजनीतिक संदर्भ में मानव के कार्यों, उसके रुख, वरीयताओं एवं आकांक्षाओं से है। वही चीज़ हमने यहाँ पढ़ाई कि जो मानव के कार्य होते हैं कि वो किस तरीके के कार्य कर रहा है। ठीक है, अब जैसे कोई राजनीतिक व्यक्ति होता है तो यदि उसके कार्य गलत होंगे तो क्या कोई उसका सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। तो बस यही होता है कि मानव के कार्यों से जो राजनीतिक इसमें संबंध, जो व्यक्ति का संबंध होता है, इसके कार्यों से होता है, इसके रुख से होता है, इसका स्वभाव कैसा है। ठीक है, इसका व्यवहार कैसा है, दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा है, कि ये ज़्यादा गुस्सैल है, चिड़ैला है या सबसे अच्छे से बात करता है। ठीक है, रुख से होता है। वरीयताओं से होता है कि व्यक्ति कितने सभी को अहमियत दे रहा है कि केवल अपने आप को ही समझ रहा है। ठीक है, तो एवं आकांक्षाओं से होता है, उसकी किस तरीके की आकांक्षाएं हैं, वो व्यक्तियों से क्या उम्मीद करता है। ठीक है, और वो खुद किसी के लिए क्या कर सकता है। जैसे आज नरेंद्र मोदी जी हैं जो देश के सभी के चाहने, ठीक है, सभी लोग उनको चाहते हैं, सभी लोग उनको पसंद करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जो कार्य हैं, उनका जो स्वभाव है, उनकी जो वरीयताएं हैं वो आकांक्षाओं से, ठीक है, ये सभी उनमें गुण अच्छे से हैं। तो राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का संबंध राजनीतिक संदर्भ में, जो राजनीतिक, जो पॉलिटिक्स के संबंध में, यदि पॉलिटिक्स के अर्थ में देखेंगे तो किसी भी व्यक्ति के कार्यों एवं रुख, वरीयता एवं आकांक्षाओं से होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक डेफिनेशन मैं और यहाँ पे लिख देती हूँ, बेलर-कोलासा के अनुसार, ठीक है, ब्लेयर-कोलासा, इनके नाम बड़े टफ होते हैं। ठीक है, ब्लेयर-कोलासा, ठीक है, ब्लेयर-कोलासा के अनुसार इन्होंने कहा कि व्यवहारवाद राजनीतिक संदर्भ में, ठीक है, व्यवहारवाद
राजनीतिक संदर्भ में, व्यवहारवाद राजनीतिक संदर्भ में व्यक्ति समूहों के व्यवहार का अध्ययन है। व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है। व्यवहारवाद राजनीतिक संदर्भ में, ठीक है। जो व्यवहारवाद की संकल्पना यहाँ पे पॉलिटिक्स के अर्थ में, ठीक है, पॉलिटिक्स के संदर्भ में, पॉलिटिक्स के अनुसार व्यक्ति समूहों के व्यवहार का अध्ययन है। यानी यहाँ पे पूरे व्यक्ति के समूह के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ग्रुप रिलेशन का, ग्रुप व्यवहारवाद का, ठीक है। ग्रुप उसका बिहेवियर कैसा है, ग्रुप बिहेवियर की बात की जाती है। यहाँ पे किसी एक पर्सन के व्यवहार की बात नहीं की जाती है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे साधारण रूप में हम लोग देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति की कोई गलत बुरी आदतें पड़ जाती हैं तो क्या वो उसके व्यवहार में शामिल हो जाती हैं, ठीक है। कुछ गलत आदतें पड़ जाती हैं, या वो नशा करने लगता है, या वो गुटखा खाने लगता है, या वो ड्रिंक करने लगता है, तो उसके व्यवहार में गलत आदतों पड़ गई हैं, उसके व्यवहार में शामिल हो गई हैं। फिर वो व्यक्ति स्वयं उनको छोड़ना चाहता है तो वो नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि वो उसके व्यवहार में शामिल हो गई हैं, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो उसका क्या व्यवहारिक वो खराब हो जाता है, तो समाज में उसको गलत दृष्टि से देखा जाता है कि वो व्यक्ति व्यवहारिक रूप से सही नहीं है, सामाजिक रूप से सही नहीं है। वो कैसे पता चलता है, उसके व्यवहार के अनुसार। तो यहाँ पे व्यवहारवादी, जो राजनीति को समझने के व्यवहारवादी उपागम, तो व्यवहार के माध्यम से हम लोग कि किस तरीके से कोई व्यक्ति का व्यवहार कैसा है और उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे किसी भी व्यक्ति की कोई बुरी आदतें पड़ गई हैं तो उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है, क्योंकि वो उसकी आदतें ऐसी नहीं है कि जो जन्म से ही हों, वो उसने यहाँ आने के बाद ही उन आदतों को धारण किया, और यदि वो चाहे तो उनमें धीरे 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 परिवर्तन लाया जा सकता है। तो यहाँ पे केवल पॉलिटिक्स में यही है कि यदि जो गलत चीज़ें हैं, जो गलत व्यवहार हैं किसी व्यक्ति के, उनको दूर करना है, ठीक है, उनको खत्म करना है। इसके माध्यम से इसमें क्या है, जो राजनीति में हमको प्राकृतिक विज्ञान के माध्यम से, हमें यहाँ पे कोई वो शासक व्यवस्था नहीं चाहिए, कोई राजनीति ऐसी नहीं चाहिए कि केवल एक राजा हो और सभी पे शासन करता हो, ठीक है। जो यहाँ पे इनके नियम हो, जो मूल्य हो, सभी के लिए एक समान हो, ठीक है, सभी के लिए यहाँ पे सभी के हित की बात हो। व्यवहार सभी का ऐसा होना चाहिए, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, जो पॉलिटिक्स हो वो ऐसी हो कि सभी के हित की बात की जाए, जिससे हमारा राष्ट्रीय विकास हो, ठीक है। तो यहाँ पे केवल व्यवहार से यही अध्ययन है कि राजनीति को समझने के लिए आपका जो व्यवहारवादी उपागम है, व्यवहारवादी सिद्धांत है, ये यही कहता है कि जो सभी का व्यवहार पॉलिटिक्स के रूप में, ठीक है, पॉलिटिक्स के रूप में ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे हमको कि आपका केवल राजनीति, अपनी राजनीति नहीं चलानी चाहिए, यहाँ पर हमको प्राकृतिक विज्ञान को महत्व देना चाहिए। प्राकृतिक विज्ञान से मतलब है कि जो हमारी वैज्ञानिक नियमों को, ठीक है, जो सही है, उनको हमें अपने राजनीति में शामिल करना चाहिए। जो राजनीति हो किसी एक व्यक्ति की नहीं होना चाहिए, समूह की होना चाहिए। समूह को देखकर ही, सामूहिक के व्यवहार को देखकर ही, सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए, सभी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, सभी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हमको ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए कि जिससे पूरे के पूरे समाज का, राष्ट्र का विकास हो, डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगला आपका टॉपिक है, अगला आपका है इसमें प्रणाली विश्लेषण सिद्धांत, ठीक है। प्रणाली विश्लेषण सिद्धांत, इसमें हम लोग एक चीज़ और पढ़ लेंगे, जैसे व्यवहारवादी अध्ययन के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान का संपूर्ण क्षेत्र आता है, ठीक है। इसको हम जैसे आपको मान सकते हैं कि जैसे मतदान करना हो गया, ठीक है, मतदान करना हो गया, छोटे छोटे समूह एवं संगठन हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मतदान करते हैं तो ये मानव के कार्य ही तो होते हैं, तो ये राजनीतिक कार्य ही है। जैसे मतदान करते हैं तो मतदान कोई एक सिंगल व्यक्ति थोड़ी नहीं करता है, सामूहिक करता है, और इसमें अपना अपना उसको स्वतंत्रता होती है, वो किसको दे सकता है, ठीक है। तो इसमें उसकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। तो ये क्या राजनीतिक कार्य होता है। और समूहों को छोटे छोटे समूह में बांट दिया जाता है, छोटे छोटे वर्ग में बांट दिया जाता है, कोई किसी का सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी का, तो ये सामूहिक वर्ग होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति जिस तरीके का, जिस व्यक्ति को, जिस पर्सन को यदि किसी का व्यवहार अच्छा लग रहा है तो वो उसके पक्ष में ही रहेगा। जैसे आज भी हमारे देश में कई समूह बटे हुए हैं, कई छोटे छोटे वर्ग बटे हुए हैं और कई पार्टियां बटी हुई हैं। तो इनके जो मतदान करता है तो सभी अलग अलग पर्सन को देता है, जो जिसके पक्ष में होता है वो उसी को मतदान करता है। तो यहाँ पे राजनीति व्यवहार से हम लोग समझ सकते हैं कि मतदान करना, छोटे छोटे समूहों एवं संगठन में बांटना, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आगे हम बात करते हैं आपके प्रणाली विश्लेषण सिद्धांत। प्रणाली विश्लेषण सिद्धांत क्या कहता है आपका, ठीक है। अब हमको पढ़ना है आपका प्रणाली विश्लेषण उपागम, इसके अंतर्गत राजनीति को समझने के उपागम के अंतर्गत, ठीक है। तो राजनीति को समझने के उपागम के अंतर्गत प्रणाली विश्लेषण सिद्धांत पढ़ना है। तो प्रणाली विश्लेषण सिद्धांत क्या होता है, जब हम किसी भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो जो चैन के माध्यम से हम समझते हैं कोई भी काम। यदि पर्यावरण से जो हमको तत्व मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। जो पर्यावरण से हमको जिन तत्वों की प्राप्ति होती है, जैसे पर्यावरण में कोई समस्या है, ठीक है, उसको दूर करने के लिए तो कि जो समस्या है वो क्या है, आपकी इनपुट हुई, ठीक है। और इसके बाद हम जो उसमें जो हमारा डिसीजन होगा, जो फाइनल रूप से जो फीडबैक आएगा उसको क्या कहेंगे, हम आउटपुट कहेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि प्रणाली विश्लेषण सिद्धांत को समझना है हमको, तो कोई भी हम क्रिया करते हैं, ठीक है, यदि हमको किसी स्थिति में परिवर्तन लाना है, ठीक है, किसी भी कार्य में परिवर्तन लाना है, कोई स्थिति में परिवर्तन लाना है, यदि हमारे पास कोई समस्या है, ठीक है, यदि उस स्थिति में परिवर्तन लाना है तो हम कई प्रकार की क्रियाएँ करेंगे, तो उनको क्या कहेंगे, प्रक्रिया कहेंगे। लेकिन प्रणाली किसको कहेंगे, प्रणाली उसको कहेंगे कि जब वो आपस में परस्पर संबंधित होते हैं, ठीक है, ठीक है, आपस में एक दूसरे के परस्पर संबंधित होते हैं, वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर वो आश्रित होते हैं। जब इस तरीके की क्रिया होती है तो इसको प्रणाली कहते हैं। जैसे कोई भी नियम लागू होता है, हमारी राजनीति से रिलेटेड कोई समस्या है, मान लीजिए कि हमको कोई मिड डे मील बनाना है, ठीक है, शिक्षा से संबंधित कोई सुधार करना है, मिड डे मील बनाना है, तो उसमें क्या होगा कि पहले हमारा एनवायरनमेंट होगा, पर्यावरण होगा, ठीक है, पर्यावरण होगा कि पर्यावरण किस टाइप का है, ठीक है, पर्यावरण के हिसाब से वहाँ पे डिमांड क्या है, ठीक है, डिमांड किस चीज़ की है। तो इसके बाद सपोर्ट, यदि हमको योजना बना रहे हैं, प्रणाली बना रहे हैं, तो सपोर्ट क्या है, ठीक है, सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये जो चीज़ होगी ये गवर्नमेंट थोड़ी बनाएगा, ये शिक्षा से रिलेटेड, जो राजनीति से रिलेटेड जो लोग हैं वो करेंगे काम। इसके बाद वहाँ पे क्या पॉलिटिक्स सिस्टम होगा, जो पॉलिटिक्स सिस्टम वहाँ पे उसमें डिसीजन लिया जाएगा। डिसीजन लेने के बाद फिर आपका जो फीडबैक आएगा, ठीक है, जो फीडबैक आएगा उसको क्या कहेंगे, उसको इस जो पूरी प्रक्रिया को चैन के माध्यम से इसी को प्रणाली कहते हैं। तो इसमें आपकी तीन चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं, इसमें तीन चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं। तीन प्रणाली विश्लेषण सिद्धांत में हम तीन चीज़ों को मुख्य रूप से मानते हैं। एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, कोई भी काम अकेले ये नहीं हो सकता। प्रणाली वही होती है कि कोई भी काम करने के लिए हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, अकेले हम कोई काम नहीं कर सकते, इसी को प्रणाली कहते हैं। चेन के माध्यम से जो काम चलता है इधर इधर, यदि इसको एक को भी हटा दिया जाए तो वो काम नहीं सफल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे के प्रति परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे के प्रति परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के प्रति परस्पर क्रिया करते हैं। अगला आपका एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, संबद्ध होते हैं। प्रणाली विश्लेषण में ये तीन चीज़ें आपकी मुख्य रूप होती हैं कि ये प्रणाली विश्लेषण सिस्टम में समाज में जो व्यक्ति होते हैं ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के प्रति परस्पर अंतःक्रिया करते हैं और एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, तभी कोई प्रणाली बनती है, तभी कोई नियम बनाया जाता है। तो प्रणाली विश्लेषण के अंतर्गत किसी भी समाज में जो व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है, ऐसा आपस में अंतःक्रिया करते हैं, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, वहाँ पे ऐसे नियमों एवं सिद्धांतों को बनाया जाता है कि जहाँ पे जो संसाधन होते हैं, जो समाज के संसाधन होते हैं वो अलग अलग समूहों के लिए बांट दिए जाते हैं और अनिवार्य रूप से उनका पालन करना होता है प्रत्येक व्यक्ति को। जैसे कोई भी संसाधन होते हैं, ठीक है, किसी पर इनका अधिकार होगा, जैसे आवंटन दिया जाता है, ठीक है, आवंटन दिया जाता है, ठीक है, आवंटन दिया जाता है कि जैसे समाज के जो संसाधन हैं उनको समूहों के लिए बांट दिया जाता है, उनके ये छोटे छोटे समूहों के लिए बांट दिए जाते हैं कि जो समाज के संसाधन हैं आप उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी में ये परस्पर जब कोई भी नियम बनाया जाता है, कोई भी योजना बनाई जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो सपोर्ट होता है सभी को करना होता है। जब सभी सपोर्ट करते हैं, जैसे हमारे पर्यावरण में, यदि पर्यावरण में हमें कोई तत्व मिलते हैं, ठीक है,
तो राजनीतिक प्रणाली को अपने पर्यावरण से जो तत्व प्राप्त होते हैं उन्हें आगत कहा जाता है। कि जैसे पर्यावरण से रिलेटेड जो हमारा वातावरण है, ठीक है, पर्यावरण से हमको जब कोई तत्व मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे इन्होंने आगत चर कहा है। आगत कहा है, आगत से मतलब है आपका इनपुट, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो पर्यावरण से, राजनीतिक प्रणाली को अपने पर्यावरण से जो तत्व प्राप्त होते हैं उन्हें आगत कहा जाता है। राजनीतिक प्रणाली को अपने पर्यावरण से, ठीक है, पर्यावरण जो इन्वायरमेंट से जो तत्व प्राप्त होते हैं, ठीक है, तत्व प्राप्त होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है। अभी एक हम उसके डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दे रही, आगत कहा जाता है इसी को, ठीक है, आगत कहा जाता है यानी इनपुट कहा जाता है। तो जैसे हमको कोई योजना बनानी है, ठीक है, कोई हमारी समस्या है, पर्यावरण में कोई जो तत्व मिल रहे हैं हमको, ठीक है, पर्यावरण से किस तरीके का माहौल है, जो तत्व मिल रहे हैं इनको इनपुट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जिन वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण होता है उन्हें निर्गत कहा जाता है। जैसे जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है, उत्पादन या निर्माण होता है, उन्हें क्या निर्गत कहा जाता है, यानी आउटपुट कहा जाता है। जैसे तो यहाँ पे राजनीति से रिलेटेड जैसे कोई वस्तु है जिसको हमको पर्यावरण से हमको जो तत्व प्राप्त हो रहे हैं उनको क्या इनपुट के रूप में हम लेंगे, और इनपुट के रूप में लेंगे, और जब हम उस चीज़ के लिए उन तत्वों के माध्यम से किसी का उत्पादन करेंगे या निर्माण करेंगे तो उनको आउटपुट कहा जाएगा। ऐसे यदि किसी हम पॉलिसी को भी बनाएंगे, पॉलिसी इसी सब से रिलेटेड पॉलिसी हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, यदि हमको शिक्षा से रिलेटेड कोई समस्या है तो जो तत्व हैं उसके किस रिलेटेड समस्या, तो उसको क्या कहेंगे, इनपुट कहा जाएगा। यदि जब हम उस समस्या का पॉलिसी बना लेंगे, समाधान कर लेंगे, फिर उसके रूप में जो हमको फीडबैक मिलेगा, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको आपका आउटपुट कहा जाएगा, ठीक है। जैसे इसको हम आपको एक डायग्राम के रूप में समझाते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में कि प्रणाली विश्लेषण क्या होता है। कोई भी काम करने में जब हम जिन चीज़ों से होके गुजरते हैं, ठीक है, तो उसी को प्रणाली कहते हैं कि किन किन चीज़ों से हम होके गुजर रहे हैं, उसी चैन को ही प्रणाली कहते हैं। जैसे आपका इन्वायरमेंट है, ठीक है, पर्यावरण, इन्वायरमेंट पर्यावरण है, ठीक है, पर्यावरण के अनुसार जैसे हमको कोई भी योजना बनाना है, ठीक है, कोई भी हमको योजना बनाना है या कोई प्रणाली बनाना है, मान लीजिए मिड डे मील का ही ऑप्शन ले रहे हैं हम, मिड डे मील ही ले रहे हैं कि मिड डे मील हमको योजना बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरीके की हमारी डिमांड है, ठीक है, किस तरीके की हमारी डिमांड है, डिमांड है किसके, वातावरण के अनुसार, कि पर्यावरण के अनुसार कैसा हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण के अनुसार किस तरीके की डिमांड है। मिड डे मील बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमको भोजन की व्यवस्था हमारे नहीं है, तो माँ बाप भोजन हमारी जो मुख्य आवश्यकता है, इसके बाद शिक्षा, इसके बाद पढ़ाई आवश्यकता, तो हमने शिक्षा में मिड डे मील जोड़ दिया, तो हमारी इससे भोजन की आवश्यकता जो है दूर हो गई और शिक्षा भी मिलने लगी। तो जब हमने इसकी जो डिमांड को पूरा कर दिया तो क्या हुआ, तो हमारी वो जो शिक्षा से रिलेटेड थी, जो हमारी शिक्षा हमारी पूरी नहीं हो पा रही थी, शिक्षा का सार्वभौमिकरण नहीं हो पा रहा था, तो वो हमारा होने लगा, ठीक है। तो इसके बाद किस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है हमको, जैसे पर्यावरण के अनुसार हमारी किस तरीके की डिमांड है, सबसे पहले तो हम यही देखते हैं, जब भी हम कोई प्रणाली बनाते हैं, योजना बनाते हैं, तो हम यही देखते हैं कि डिमांड है कि वातावरण के अनुसार किस तरीके की डिमांड है, ठीक है, किस तरह की हमारी डिमांड है पर्यावरण के अनुसार। इसके बाद डिमांड को किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, कि डिमांड के अनुसार जो हमारा सपोर्ट है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे हम मिड डे मील बना रहे हैं, ठीक है, मिड डे मील बना रहे हैं, तो हमको इसमें सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो सभी लोग हैं वो सपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद जब सपोर्ट भी दे देंगे तो क्या हमारा ये जो चीज़ की इनपुट के रूप में आएगी, ठीक है, इनपुट के रूप में, ठीक है, आगत के रूप में, आगत के रूप में ये हम कोई भी प्रणाली या योजना बना रहे हैं, तो इसी को क्या इनपुट कहा जाता है, आगत कहा जाता है। कि जब हमारा इन्वायरमेंट भी हो गया, इन्वायरमेंट के हिसाब से हमने देख लिया कि हमारी डिमांड कैसी है कोई भी प्रणाली बनाने, योजना बनाने से, और डिमांड के अनुसार हमको सपोर्ट कैसा मिल रहा है, जिस तरीके की डिमांड है तो क्या सभी सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसके बाद ये चीज़ें कौन करेगा,
मिड डे मील बनाने से पहले ये वही करेंगे जो शिक्षा से रिलेटेड होंगे, जो शिक्षा से रिलेटेड होंगे जो व्यक्ति, वही इस काम को करेंगे, क्योंकि उन्हीं को पता होगा कि हमारी जो शिक्षा का सभी को मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल पा रही है। बाकी लोग को थोड़ी पता, गवर्नमेंट को नहीं पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा जो शिक्षा से रिलेटेड जो वर्कर हैं उनको पता होगा, जो शिक्षा के कर्मचारी हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि इससे जो हमको परमिशन मिलेगी, परमिशन यहाँ ये मिड डे मील बनाने की कौन देगा, यही तो देगा जो राजनीतिक सिस्टम, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे ऊपर गवर्न कर रहा है वही तो देगा। ये जो बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट भी हो गया, इन्वायरमेंट के हिसाब से डिमांड भी होगी, डिमांड के हिसाब से हमको सपोर्ट भी मिल गया, तो क्या ये पॉलिसी बना देंगे, नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हमको क्या चाहिए होगा कि हमें अपने पॉलिटिकल सिस्टम से डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमको जो पॉलिटिकल सिस्टम, जो गवर्नमेंट है, ये क्या डिसीजन लेगा। यहाँ पे क्या ये डिसीजन लेगा। ठीक है, डिसीजन के हिसाब से इसके बाद ही हमारी तो कोई जो मिड डे मील बनेगी ये बनेगी, मिड डे मील बनेगी, यानी पॉलिसी मान लो इसको। ठीक है, पॉलिसी बनेगी। ठीक है, पॉलिसी बन गई, इसके बाद क्या होगा। ठीक है, सब तो ये सब क्या है, ये प्रणाली है, क्योंकि ये सिस्टम है, ये सिस्टम, ये सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो जब पॉलिसीज मिल जाएगी, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमको पॉलिसी बन जाने के बाद जब हम इसको लागू करेंगे, ठीक है, तो हमको पता चलेगा कि किस तरीके से ये प्रभावशाली हुई है। तो ये क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा, आपका निर्गत हो जाएगा कि हमको ये प्रॉब्लम थी, ये हमने इनपुट दिया था, इसके बाद जब हमने ये पॉलिटिकल सिस्टम से इन्होंने हमको सपोर्ट कर दिया, इन्होंने डिसीजन ले लिया, डिसीजन के बाद हमने पॉलिसी बना दी, तो हमको क्या आउटपुट मिल गया। ठीक है, आउटपुट मिल गया। इसके बाद फिर से ये चीज़ कहाँ आएगी, यहाँ पे फीडबैक, फीडबैक दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें फिर से फीडबैक मिल जाएगा कि फीडबैक हमने ये जो बनाई थी, ये हमारी पॉलिसी काम करी कि नहीं करी, जो पर्यावरण था और जो डिमांड थी, उसके जो सपोर्ट था, उसके हिसाब से जो हमने पॉलिसी बनाई थी, तो क्या वो काम करी। यही तो फीडबैक होता है कि जो हमने पॉलिसी बनाई थी उसका रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, जिसलिए हमने बनाई थी कि शिक्षा की सार्वभौमिकरण के लिए बनाई थी कि सभी को शिक्षा की व्यवस्था हो सके, तो इससे क्या ये उद्देश्य हमारा पूरा हुआ, यदि नहीं हुआ, ठीक है, अगर ये हुआ तो ये पॉलिसी आपकी रख ली जाएगी। ठीक है, ये लागू कर दी जाएगी देश में। यदि ये इसके जो रिजल्ट थे वो पूरे नहीं आए जिसके लिए हमने बनाई थी, जिस उद्देश्य के लिए, वो उद्देश्य को पूरा नहीं किया और जो रिजल्ट थे हमारे अच्छे नहीं आए, तो फिर से ये कहाँ आ जाएगी, फिर से आपकी इन्वायरमेंट, कि फिर से देखेंगे कि किस तरीके का इन्वायरमेंट है, किस तरीके की हमारी डिमांड है, किस तरीके का सपोर्ट है, तो क्यों ये पॉलिसी हमारी सफल नहीं हो पाई। तो फिर हम यदि मिड डे मील को छोड़ के फिर कोई दूसरी पॉलिसी बनाएंगे। ठीक है, फिर से क्या होगा, फिर से हमको पॉलिटिकल सिस्टम से हमको वो परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेने के बाद ये डिसीजन लेंगे कि हाँ भाई आप बना सकते हैं, फिर से हम कोई पॉलिसी बनाएंगे, फिर आउटपुट के रूप में आएगी। तो ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है। जैसे अभी स्वतंत्रता के बाद कितनी पॉलिसियाँ नहीं बनी। ठीक है, 1986 बनी, इसके बाद इसके पहले 1968 पॉलिसी बनी। ठीक है, इसके बाद 1986 बनी, 1992 बनी। तो ये क्यों बनी, पर्यावरण को देखते हुए कि हमारे पर्यावरण में कौन कौन से समस्याएं हैं, कि कैसा हमारा पर्यावरण का वातावरण है, कैसा हमारा वातावरण है। ठीक है, किस तरीके की हमारी डिमांड है एजुकेशन से रिलेटेड और किस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो उसी रूप से इसी को इन्होंने इनपुट कह दिया है और जो हम पॉलिसी बना के तैयार करते हैं उसी को इन्होंने आउटपुट कह दिया। इसके बाद फीडबैक, तो इसी पूरी प्रक्रिया को कहते हैं प्रणाली विश्लेषण। प्रणाली विश्लेषण, तो जो हम मतलब जो काम कर रहे हैं, जो योजना बना रहे हैं, प्रणाली बना रहे हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या हमारी डिमांड है। ठीक है, डिमांड तो ठीक है कि इन्होंने कहा कि पॉलिसी बनाइए, लेकिन यदि हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो क्या हम पॉलिसी बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे। इसीलिए आपको इसमें 3 चीज़ें हमने मुख्य रूप से बताई हैं कि आपस में क्या होता है कि ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे के प्रति परस्पर अंतःक्रिया करते हैं और एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। ठीक है, सपोर्ट भी मिल गया, मान लीजिए इनको सपोर्ट भी मिल गया, यदि यहाँ से इन्होंने डिसीजन नहीं दिया, फाइनल डिसीजन इन्होंने परमिशन नहीं दी, तो क्या ये पॉलिसी बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे। ठीक है, जब तक ये फाइनल डिसीजन नहीं मिले तो ये एक दूसरे पर आपस से
निर्भर हैं। ये एक दूसरे, जब तक ये यहाँ से परमिशन नहीं मिलेगी ये बना नहीं पाएंगे। लेकिन मान लीजिए ये पॉलिटिकल सिस्टम कह भी दे कि आप मिड डे मील ये कोई पॉलिसीज बना दीजिए, तो बनाएगा कौन? तो इसीलिए ये सब लोग आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इसी सिस्टम को प्रणाली विश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आपका ये टॉपिक नया जुड़ा हुआ है। आपके जो अर्थशास्त्रीय शिक्षा के कई क्वेश्चंस थे तो जो मैंने करवा दिए हैं, तो इससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस नहीं मिले हुए हैं आपके पेपर में। यदि आप लोगों को मिले तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे का हम बात करेंगे आपके अगले वीडियो में।